नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपके जीवन को बेहतर बनाने की। और आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं वर्षा ऋतु की। जी हाँ, वर्षा ऋतु अपने साथ बहुत कुछ लेकर आती है। ये मौसम में ठंडक लाती है। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली नजर आती है और साथ ही साथ मिट्टी की सौंधी खुशबू हम सभी के मन में उमंग पैदा करती है। लेकिन दर्शकों, वर्षा ऋतु में हम में से कई लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। वर्षा ऋतु में कई लोगों को संक्रमण का सामना करना पड़ता है। इसमें बुखार, जुकाम, सर दर्द, पेट संबंधी रोग बेहद आम हो जाते हैं। त्वचा संबंधी रोग बेहद आम हो जाते हैं। कई लोगों के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आज संजीवनी के इस भाग के जरिए हम जानेंगे कि आखिर आयुर्वेद के जरिए और विशेष रूप से ऋतुचर्या के जरिए किस तरह से वर्षा ऋतु में हमें जीवन शैली को किस प्रकार अपनाना चाहिए। साथ ही साथ जो तमाम बीमारियों की मैंने अभी जो जिक्र किया है उसमें आयुर्वेद किस तरह से मददगार साबित होता है, किस तरह से आयुर्वेद के जरिए हम वर्षा ऋतु में अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। हमारे साथ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत कुमार अग्निहोत्री जी हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर अग्निहोत्री, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम। बहुत धन्यवाद आपका। तो डॉक्टर अग्निहोत्री, जिस तरह से हमने बताया कि वर्षा ऋतु वैसे तो बहुत उमंग तरंग वाला एक मौसम होता है और हर किसी के चेहरे पर जब मौसम की पहली बरसात होती है तो मुस्कान खिल उठती है। लेकिन कई तरह की चुनौतियां भी इस मौसम में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऋतुचर्या के मुताबिक किस तरह से वर्षा ऋतु का जिक्र किया गया है और वर्षा ऋतु में किस तरह की जीवन शैली हमें ऋतुचर्या के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार हमें अपनानी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत सही बताया। हमारा देश ही इतना महान है कि यहाँ पर विश्व में कोई ऐसा देश नहीं जहाँ पर 6 ऋतुएँ होती हों, और भारत में 6 ऋतुएँ होती हैं और सभी ऋतुओं का अपना महत्व है। क्योंकि आपने ऋतुचर्या की बात कही है और ऋतुचर्या के अंतर्गत 6 ऋतुओं की चर्या में चर्या शब्द का अर्थ ही ऐसा होता है कि क्या हम चरण करें और क्या हम आचरण करें, क्या तो हमारा मूवमेंट होना चाहिए और क्या हमारा खान पान होना चाहिए। ये दोनों का अर्थ करता है। जैसा आपने बताया, हमारी प्रकृति में वर्षा ऋतु को ये माना गया है कि प्रकृति अपना स्वयं श्रृंगार करती है। इसीलिए जल, नभ, थल, पृथ्वी, खाद्यान्न सभी कुछ अपना रूप बदलते हैं और इन सब के बीच में एक स्वस्थ व्यक्ति को अपने को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रयास करने होते हैं। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है कि जितना अधिक हमारा वातावरण या इन्वायरमेंट हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, उतना ही हेल्दी हम लोग होंगे। और वर्षा ऋतु प्रभावित करती है हमारे जल को और हमारे वायु को। इस वजह से हमारे पास रोगों के बढ़ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो आपने जो जिक्र किया कि विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ होती हैं, कारण क्या है कि इसमें सबसे पहले प्रभावित होती है हमारी त्वचा। और त्वचा को हम गलत यदि न माने तो त्वचा स्वयं में अपनी एक अंग है। इसको हम ऑर्गन के रूप में लेते हैं। कारण क्या है कि ये पूरे शरीर को एक प्रोटेक्शन, एक आवरण देता है और इसमें जो एक अंग की व्यवस्थाएं होती हैं, इसमें स्पर्श गुण भी है, इसमें संवेदनशीलता भी है और ये न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। ये एक्सटर्नली भी, बाहरी त्वचा पर भी हम जो जितने भी लुब्रिकेंट से चीज़ें लगाते हैं उससे त्वचा का पोषण होता है। इसके अलावा भी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे भी त्वचा का पोषण होता है। तो सच्चाई ये है कि त्वचा ही हमारे लिए, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, दोनों के लिए सजावट का या श्रृंगार का प्रतिष्ठान है। इसी पर मेहंदी रचाई जाती है, इसी पर हल्दी लगाई जाती है, क्योंकि हमारी त्वचा स्वस्थ रहे और त्वचा संबंधी विकार न हो सके। बिल्कुल डॉक्टर अग्निहोत्री, तो त्वचा को हम और बारीकी से समझेंगे और जो त्वचा संबंधी जो विकार हैं उनका समाधान भी आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि जैसे अलग अलग ऋतुएं आती हैं तो अलग अलग जो प्रकृति के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकृति प्रभावित होती है शरीर के भीतर की। वर्षा ऋतु में हमारे भीतर अगर हम बात हमारी प्रकृति है या पित्त है या कफ है, तो कौन सी प्रकृति के लोग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इस वाली चर्या में? इसके पीछे हम ये भूमिका बताना चाहेंगे कि हम स्वस्थ क्यों हैं। हम स्वस्थ इसलिए रहते हैं, कुछ तो हमारे निर्धारित कार्यक्रम हैं जिनको हम पूरा करते हैं। दूसरे हम स्वस्थ इसलिए हैं कि हमारे पास रोगों से लड़ने की क्षमता है। तो ये वर्षा ऋतु प्रभावित करती है हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को।
हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक रेफरेंस आया है, आदा वंते च दौर्वल्यम विसर्गा दान्योर निणाम मध्य मध्य गतम तुंते श्रेष्ठम अग्रे च निषेध। यानी कि जब हमारा पृथ्वी पर जल छोड़ने का समय होता है, उससे पहले तक की जो गर्मी के समय था, तो वहाँ से हमारी आंतरिक ऊर्जा का ह्रास होना शुरू होता है। इस वजह से हमारी अग्नि भोजन करने की क्षमता जो अग्नि इसको बोलते हैं, जठाग्नि मंद होने लगती है, तो हम कम खा पाते हैं। दूसरे जब बारिश होती है तो कुछ ठंडक आ जाती है, उससे भी हमारी भूख कम हो जाती है। इस वजह से जहाँ एक और हमारा पित्त जो है वो दूषित होने लगता है। आचार्य चरक ने तो वात दोष की इन जनरल बात कही है सामान्य रूप से, इसीलिए जोड़ों में दर्द जैसी बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं और तब हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम क्या खाएं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो वातवर्धक है वो हम लोगों को इस ऋतु में नहीं खाना चाहिए। हम रोगों की और रोगों के उपचार की चर्चा भी नहीं करेंगे, पहले तो हम स्वस्थ हैं और स्वस्थ बने रहें। स्वस्थस्य स्वास्थ्य लक्षणम, ये लक्षणम ये हमारा आयुर्वेद का पहला प्रयोजन है। आतुरस्य रोग प्रशमनम च, जो बीमार है उनकी चिकित्सा करें। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमारी दिनचर्या, संध्याचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, वेग विधारण और त्रय उपस्तंभ, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इनकी चर्चा की गई है। और इन सब के ऊपर सद्व्रत पालन, नोबल डीड्स की बात कही है। अगर इस पैकेज को हम अपने जीवन में प्रतिदिन के आधार पर स्थापित करते हैं तो ऋतु चाहे कोई सी भी हो, हम स्वस्थ हैं और स्वस्थ बने रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि बदलते हुए मौसम में हम किस प्रकार से अपने प्राप्त हुई ऊर्जा को संचित रख सकें और होने वाले वातावरणीय परिवर्तन में भी अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकें। बिल्कुल, यानी कि आपका कहना है कि ऋतु जब बदलती है, यह ऋतु अनुसार ही हमारा आहार और विहार होना चाहिए ताकि हम बीमार पड़े ही ना। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे सबसे पहले पेट की बात करते हैं, क्योंकि पेट से ही सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। और जब बारिश की यहाँ पर बात होती है डॉक्टर साहब, तो पेट बहुत जल्दी ख़राब होता है कई लोगों का, या अपच होती है या फिर भूख नहीं लगती, उल्टी दस्त की शिकायत भी इस मौसम में काफ़ी बढ़ जाती है। तो पहले तो जानना चाहेंगे कि वर्षा ऋतु में पेट संबंधी रोगों के मामले तेज़ी से क्यों बढ़ते हैं? देखिए, आपने उदर संबंधी विकारों की चर्चा की, हम आपको बताना चाहेंगे मुख से लेके और मल द्वार तक हमारे टोटल देखा जाए तो 7.5 मीटर लंबी आंत है, 22 फीट लंबी आंत है। और इसमें कितने सारे अंग जो है प्रभावित होते हैं, तो उनमें किसी भी विकार हो सकता है। एक उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे कि पानी में एक आप रोटी डाल दीजिए और बारिश हो रही है या पानी मौजूद है तो रोटी फूल जाती है। उसी तरीके से शरीर के अंदर खाई हुई रोटी जब बाहर सूर्य का ताप नहीं मिलता है, तेज नहीं होती है, अग्निमंद हो जाती है, तो वो खाना फूलता रहता है, मतलब देर से पचता है। ये मंदाग्नि जन्य विकार है और इससे एक शब्द बनता है आम, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और वो अगर लगातार बना रहे, यानी आदमी भूख न लगने पे खाना खाता है, तो वो आमवात का कारण बन जाता है, जिससे कि हम कहते हैं आर्थराइटिस हुई या जोड़ों में दर्द हो गया, उठते बैठने में तकलीफ, कमर में दर्द इत्यादि। तो आमवात की मुख्य रूप से जो संभावना है होने की इस ऋतु में हो जाती है। इसी वजह से कहते हैं कि वर्षा ऋतु में पूरे शरीर में दर्द सा होने लगता है। और भूख हमारी जब कम हुई और हमने खाना खा लिया, खाना देर से पचा, तो अल्टीमेटली वो पित्त का संचय भी होने लगता है और शीतलता के कारण श्लेष्म वृद्धि भी होती है। यानी कि ये एक ऐसी ऋतु है जिसमें वात पित्त कफ तीनों दोषों को कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है। आचार्य चरक तो ये कहते हैं कि सिंपल शब्द का उन्होंने कि वात दोष का जो है एक विदूषित होता है। अब दूषित के क्रम में बढ़ना घटना दोनों आता है, विशिएशन भी आता है और ह्रास भी होता है, मैंने ह्रास भी हो सकता है उसका और उससे वृद्धि भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें भूख लगने पर खाना है, मेन चीज़ है। और जैसे हमने शुरू में जिक्र किया था कि वायु और जल दोनों दूषित होते हैं, तो सिंपल सा एक फंडा है, इस ऋतु में हमें किसी भी तरीके से जल की वो स्थिति नहीं ग्रहण करनी है जो सुरक्षित ना हो। यानी संक्रमित होना या प्रदूषण से युक्त होना के बजाय कोई सा भी जल है, आजकल तो बहुत तरीके आ गए हैं, माने आरओ भी लग गया है, फिल्टर हैं, या हम करते हैं। सबसे अच्छा ये है कि आपका पानी का जो स्रोत है वहाँ जल लें, उसको उबाल लें, बेशक आपको गर्मी लगती है तो उबाल के ठंडा कर लें, उसको पिएं। फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर आ जाएगा तो कोई रोग नहीं होगा और डाइजेशन भी हमारा सही रहेगा, क्योंकि ऐसा जल पचने में बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का हो जाता है, बहुत आराम से पच सकता है। और उसी क्रम में आती है बात हमारी फलों की, सब्जियों की इत्यादि। तो सबसे पहला रूल ये बनता है कि वर्षा ऋतु में हरे साग सब्जियाँ नहीं खानी, स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियाँ नहीं खानी, क्योंकि पत्तेदार सब्जियाँ जिस जल से जहाँ भी उनको पहुँच रहा है
प्राप्त होती हैं और हरे रंग के कीड़े होते हैं, वर्षा ऋतु में कीट पतंगे बहुत होते हैं, वो उनका उसमें उपस्थिति हो सकती है। और अगर ढंग से साफ़ सफाई नहीं की गई तो निश्चित रूप से वह भोजन में मिलके हमारे शरीर में पहुंचती है, तो ये भी एक रोग का कारण बनता है। तो पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है। कई हमारे ग्रंथ ये भी कहते हैं कि हमको इन 2 मासों में, जैसे अभी तो जेठ आषाढ़ हमारे यहाँ महीने के साथ डिसाइड करें, उसके बाद जो श्रावण भाद्रपद है, ये मुख्य महीने आते हैं हमारे वर्षा ऋतु के। तो उसमें 1 महीने में दधी का सेवन मना किया गया और 1 महीने दूध का सेवन मना किया गया, क्योंकि ये वो सोर्स हैं जो हम नित्य प्रति लेते हैं और रोग का कारण बन जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, हम पर्टिकुलर होना पड़ेगा हमें कि इस ऋतु में हम क्या खाएं। और डॉक्टर साहब, कई लोगों, क्योंकि बारिश लगातार होती है तो कई लोग बहुत ज़्यादा चाय के शौकीन होते हैं या तला हुआ, पकौड़ियाँ बहुत इस वक्त खाते हैं, तो क्या तला या ज़्यादा जैसे कढ़ी हुई चाय, इस तरह की चीज़ों का सेवन भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है? देखिए, ये चीज़ हमारे परिवारों में परंपरागत है, लेकिन इसके पीछे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो भी था, जो लोग जनरली नहीं लेते। बारिश हो रही तो पकौड़ी खानी है, चाय पीना। चाय जहाँ तक देखिए, चाय भी पित्तवर्धक है और पकौड़ियों में तेल से तली जाती है, लेकिन पित्तवर्धक होने के साथ साथ तेल जो है, जितने हमारे तली पदार्थ हैं वो व्यंगणीय हैं और वात शामक है। तो चूंकि वात दोष की वृद्धि भी होती है, इसलिए उधर तो वात के शमन के लिए तेल का उपयोग अच्छा हो गया। और चूंकि बारिश हो रही है, इसलिए हम उस समय तेल को तल के, तेल में बेसन का उपयोग करके जो खाते हैं वो पेट के लिए अच्छा हो जाता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि मात्रा व दशनीयात चरक संहिता में 5वां अध्याय सिर्फ इसी बात के लिए कहा गया है कि भोज्य पदार्थ कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसका मात्रा के अनुसार सेवन करना चाहिए। और मात्रा, आहार मात्रा साफ पुनः अग्निवलापेक्षणी, आहार की मात्रा हमारे शरीर में स्थित जाठराग्नि की अपेक्षा करती है। द इंटेंसिटी ऑफ फायर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी क्वांटिटी ऑफ डाइट टू बी कंज्यूम्ड बाय ए पर्सन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम जो भी आहार मात्रा लें वो उतनी मात्रा में सेवन करें, बेशक वो गुणों से युक्त है कि हमारा शरीर उसको पचा सके। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कारण क्या होते हैं इस मौसम में पेट की खराबी के, आपने आंतों से संबंधित भी जानकारी दी। अब कारण आपने बताया यहाँ पर, अगर किसी को ये समस्या हो जाए कि पाचन संबंधी कोई दिक्कत है या लूज मोशंस हो गए हैं या अपच हो रही है, तो अब इसका समाधान आप बताइए। आयुर्वेद क्या कहता है, ऋतुचर्या क्या कहती है कि किस तरह से, और घरेलू क्या कुछ नुस्खे हो सकते हैं जो इस मौसम में हमें करने चाहिए ताकि हमारा जो पेट है वो कहीं ना कहीं सही रहे? बिल्कुल ठीक आपने पूछा। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब हम कोई चीज़ का समाधान बताते हैं उससे पहले उसका जो हेतु है, कारण है, जिसको इटियोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट रहता है। और उसके लिए रास्ता बताया गया है, निदानम परिवर्जनम, ट्रीट द कॉज, द डिजीज इट शैल बी ट्रीटेड। अगर हम कारण का निवारण कर देंगे तो रोग का निवारण तो स्वतः हो ही जाएगा। तो कारण क्या बना? एक तो ये कि मौसमी परिवर्तन हो गया, दूसरे कटे फल हो गए, बाहर का कोई भी संक्रमण, अंगूर हैं, कोई चीज़ आप लेके आते हैं तो कटे फल बाहर से नहीं है, सफाई से रखिए, उसको 4% KNO4 में डिप करके 10 मिनट तब आके फिर फ्रेश आइटम निकालिए, फिर आप खा सकते हैं। और अभी तो सीजन चलेगा तरबूज सब्जी वाला, लेकिन जो स्किन्ड फल है जैसे केला है और चीज़ें, उनको कंज्यूम करने में दिक्कत नहीं है, आराम से एज पर द डाइजेस्टिव कैपेसिटी। फिर आता है कि इसके जब कारण के बाद आते हैं कि लक्षण क्या होते हैं। तो आपने ये कहा कि सबसे पहला काम इंडाइजेशन में या अपच में क्या होता है, पेट फूलता है, गैस बनती है, या तो डकारें आती हैं या पेट गुमसुम सा हो जाता है, भारीपन लगता है और मन करता है कि उल्टी हो जाए तो अच्छा लगेगा, ये फीलिंग होती है। तो ऐसे में तत्काल प्रभाव से आपने खाया कुछ भी हो, स्पेशली हम कह रहे हैं कि कटहल इत्यादि इस समय नहीं खाना चाहिए क्योंकि सीजन चेंज हो गया, हल्के सुपाच्य भोजन खाना चाहिए। तो उसमें छोटा सा एक आधा चम्मच के लगभग अजवाइन और चुटकी भर काला नमक मिला के गुनगुने पानी से, 1 कप गुनगुने पानी से फंके लगा लीजिए। थोड़ी देर में वो शरीर के अंदर जाके अपना एक्शन शुरू करता है और पाचन क्रिया को इम्प्रूव करता है। 1-2 उसमें उद्गार या डकार भी आती हैं और काफ़ी रिलैक्स महसूस करता है। अगर उस पर भी कोई भारीपन रहता है तो हॉट वाटर बॉटल से लोकल हम सिकाई भी कर लेते हैं। इसके बाद आ जाती है, अगर इनकेस हमने ज़्यादा ही कोई हमारा टॉक्सिन्स पहुँच गए और इंडाइजेशन ज़्यादा हो गया, कोई पार्टी वार्टी कर लिया या कभी समोसे या चाट या ब्रेड पकौड़ा कोई चीज़ बाहर की खा ली, उसमें जो आलू था वो सेट हो चुका था, लेकिन कारीगर ने, दुकानदार ने अपने हिसाब से उसको बना दिया तो अब वो सेल करेगा ही। तो वो चीज़ जब अंदर पहुँच गई और हमारी पेट से आगे बढ़ गया, तब वो आंतें प्रभावित रहती हैं। जब तक पेट में रहता है, स्टमक तक रहता है, तब तक तो उसमें नौजिया होता है, वोमिटिंग इच्छा होती है, वोमिट हो भी जाती है। लेकिन यहाँ से आगे बढ़ गया और उसको सही ढंग से टाइमली एंजाइम्स नहीं मिले, उसका डाइजेशन नहीं हो पाया, तो आगे जब बढ़ जाता है तो उसमें इन्वॉल्वमेंट इंटेस्टाइन्स का हो जाता है। धीरे धीरे उसमें फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बन के या वो खाया वो
पदार्थ जो है वो डिकम्पोज होकर फिर वो लूज मोशन कराता है। तो लूज मोशन की स्थिति है कि अगर टॉक्सीमिया डेवलप हुई है या कोई टॉक्सिन्स पहुंच गए हैं, कोई भी हमारा फूड पॉइजनिंग हुई है, तो उसको निकल जाने दीजिए। हमें अगर कोई एडल्ट है, ठीक ठाक 18-20 साल का बच्चा है, तो उसको 2-3 अगर लूज मोशन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो निकालनी है। अगर कहीं गलत चीज़ पहुँच जाए तो हम गैस्ट्रिक लवास करके पेट को खाली करते हैं। अब पेट तो ठीक हो गया, अभी डकार नहीं आ रही, पेट नहीं बोल रहा, लेकिन इंटेस्टाइन की तरफ आगे बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में 1-2 लूज मोशन हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें घर ही बना हुआ नींबू शिकंजी टाइप, हल्का नमक, हल्का थोड़ा सा ग्लूकोज और चुटकी भर ये गुनगुना बॉइल्ड वाटर लेके छान के रख लिया और आधा नींबू डाल के दिए चम्मच। अब और वोमिटिंग नहीं है तो स्पून से देकर 10-10 ml 20-20 ml दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, रिहाइड्रेशन होता रहेगा, पानी की कमी शरीर में नहीं होगी, और पानी भी तो लूज मोशन में निकल रहा है तो इसलिए वो भी कंपनसेट होता रहेगा। तो ये घरेलू उपचार हो गया। अजवाइन है, इसको बहुत अच्छे से सेवन करते हैं, काला नमक करते हैं, नींबू करते हैं, ये कुछ चीज़ ऐसी जो हमें रहती ही रहती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई लोगों को पेट के साथ साथ कई बार बुखार, सर दर्द और खांसी, जुकाम, ये समस्याएं भी बहुत आम होती हैं, तो इनका भी कारण और फिर आप समाधान भी बताइए। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि होता क्या है, जब बरसात की ऋतु है, अब बच्चे स्कूल गए हुए थे तब बारिश नहीं हो रही थी, और लौटते समय न तो रेनकोट ले गए न छाता है, और बस से उतरे हैं, कहीं भी बाल भीग गया, शरीर भीग गया। तो ये सही बात है कि बुखार से पहले खांसी जुकाम की बात ज़्यादा रहती है। तो बच्चों को आते ही उनको चेंज करा दिए, शरीर को अच्छे से साफ़ करा दिए। 10-12 साल का बच्चा है, 5 साल का है, या बड़े भीग जाते हैं, तो अच्छे से पहले तो आप चेंज करा दिए, जितना भी जल्दी हो सके कि बाल सुखा दें, और उनको हल्की गुनगुनी चाय या कुछ ऐसी चीज़ दें जो उनके शरीर में थोड़ा ऊष्मा पहुँचे, हीट पहुँचे, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई डेवलप होता है, बुखार वाली सी आती है, तो हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हमारी सनसैमनी वटी है, जो हमारा अमृता है, जो हमारी गिलो है, उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, वो दे सकते हैं, या तिउन कीर्ति रस दे सकते हैं। शास्त्रोक्त प्रिपरेशन है, किसी कंपनी का हम नहीं बोल रहे हैं, किसी के भी लेके एक उम्र के हिसाब से एक रत्ती की मात्रा 125 मिलीग्राम या 250 मिलीग्राम दे सकते हैं, और उसको फिर लिक्विड डाइट दीजिए, दूध, दलिया, साबूदाना, है ना, इस टाइप की चीज़ें देते हैं। मूंग की दाल दे सकते हैं, मूंग की दाल खिचड़ी दे सकते हैं, जो उसको पचाने में सहायक रहे। और फीवर आने के लिए बता ही दिया हमने, ये ऐसी चीज़ें देंगे तो उसको आराम मिल जाए, और रेस्ट कराइए। उसमें उसको AC बिल्कुल बंद, पंखा बिल्कुल बंद, थोड़ा सा हल्की कंफर्टर वगैरह दे के उड़ा दिए, सुला दीजिए तो रहेगा। और जो बड़े लोग हैं उन्हें मजबूरी दोबारा तेवरा जाना, आजकल आप तो जैसे बात पूछ ही रहे हैं, हमारे वो जो डिलीवरी बॉय है, जो हमारे और कोरियर वाले हैं, वो तो भीगते 24 घंटे काम करते हैं। हमें उनको भी, जनता तो हमारी वो भी है, और वो भी पूरा अधिकार रखती है स्वस्थ होने का, रहने का। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न रखें, और निश्चित रूप से कोई ना कोई दवाइयाँ इसी क्रम की लेते रहें। एक चीज़ और महत्वपूर्ण होती है, यहाँ से अब आपका अगला प्रश्न का आधार बनेगा कि ऐसे भीग जाने पर त्वचा संबंधी रोग आएंगे। क्योंकि आपने भी जिस तरह से बताया कि कई ऐसे लोग हैं जो कमरे के भीतर बैठ के काम नहीं कर सकते, जिनको आउटडोर जाना ही पड़ता है और लगातार भीगते रहते हैं और सूखते रहते हैं। ऐसे में जो चांसेस हैं वो त्वचा रोग के भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फोड़े, फुंसी बहुत आम हो जाती है, एलर्जी बहुत आम हो जाती है। तो किस तरह से त्वचा का ख्याल रखा जाए, और बार बार जो भीगने वाले लोग हैं विशेष रूप से उनके, और कई बार फंगल इन्फेक्शन पैरों में हो जाता है, उंगलियों में हो जाता है पैरों की, तो उसको लेकर कुछ जानकारी दें। आपने सही कहा, और हमारा कंसर्न, हमारा ध्यान भी उन सब लोगों के लिए है जो आउटडोर वर्क कर रहे हैं, स्पेशली हमारे ट्रैफिक पुलिसमैन है ना, आउटडोर ये लोग हैं, फायर ब्रिगेड वाले हो गए, पोस्टमैन हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब क्या होता है कि ये भीगते भी, ये सूखते, जैसे आपने बताया, तो ऐसे में जो अंदर के कपड़े हैं उनमें मॉइस्चर बना रहता है, और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में, संपर्क में रहते हैं त्वचा के, तो वहाँ पर ये नमी की चांस ज़्यादा रहते हैं। नमी होने में फंगल इन्फेक्शन वाली बात कही, अगर फंगल इन्फेक्शन नहीं भी होता है तो स्किन जो मॉइस्ट जो है होती है, वहाँ पर कुछ न मिले तो जब भी घर पर आ जाए अच्छे से सरसों का तेल लगाएं। ये बहुत ही बड़ा जो एक लुब्रिकेशन देगा, तो वो अब बाहर से इन्वेजन नहीं कर पाएंगे कोई भी बाहरी तत्व। और इसके अलावे में जब भी अगर मॉइस्चर हो गया, भीग गया इंसान, तो घर पर आके बिल्कुल A to Z सारे कपड़े बदल के अच्छे शरीर को सुखा के, फिर चाहे हमारा सिंपल सा कोई भी सरसों तेल हो गया, या एक चीज़ और भी है, अपना नीट जो नारियल तेल होता है उसमें खुजली विशेष होती है, उसमें पीस के, माने 50 ml अगर नारियल तेल है उसमें 1 ग्राम पीस के कपूर मिला दीजिए, और उसका फिर अच्छे से मिक्सअप हो गया, वो आप हल्के हाथों से सब जगह पे, और खासतौर जहाँ से पसीना निकलता है, एक्सला पिट वगैरह हो गया ये, तो उन सब में ज़रूर लगाना चाहिए। तो वो फिर वहाँ पर स्किन को अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, और मॉइस्चर को भी हाइग्रोस्कोपिक इफेक्ट से वो वहाँ से हटा देंगे। साथ साथ
हल्दी का सरसों तेल मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी लोकल एक्शन के हिसाब से बहुत सुरक्षित रहने वाली चीज़ है। और कोशिश करिए कि मॉइस्चर से, नमी से हम बच सकें। और इसके अलावा भी है, कीट पतंगे ये छोटे मोटे भुनगे बहुत आते हैं, ये खाने में भी कर सकते हैं, तो वहाँ से फूड पॉइजनिंग चांस लेते हैं और ये निकलते ही काट जाते हैं। स्पेशली इनकी ब्रीडिंग जो है वो मॉस्किटोज़ की सबकी बहुत ज़्यादा इस सीजन होती है। हम आपका सप्लीमेंट किए दे रहे हैं उस वाले कॉन्सेप्ट को भी, तो उस समय के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा ये हल्के यहाँ से लगाया हुआ सरसों तेल है, अगर ठंडक है सरसों तेल और गर्मी है तो नारियल तेल मिला के लगा सकते हैं, खासकर बच्चों के लिए। आजकल तो बहुत स्टिकर से आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या आ गया, हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मॉस्किटो रिपेलिएंट भी हैं और स्किन को कॉन्टैक्ट इंटैक्ट रखने के लिए लगाते भी हैं। तो उन सब में हमारा घरेलू उपचार के तौर पर ये चीज़ें। और तो और एक और चीज़ है, घर पर आने की, जैसे आपने कहा कि अगर संभव है, मैंने बहुत लेट नहीं हुए, 5 शाम को 5-6 बजे हैं, तो अगर नीम की पत्तियाँ क्या मिल जाएँ तो 50 एक नीम की पत्तियाँ लेके उसको हल्के एक आधा लीटर होने में उबाल लें, वो पानी अपना 1 बाल्टी पानी मिला के उससे नहाएं, तो त्वचा संबंधी विकार के लिए इन जनरल बहुत हेल्पफुल होता है। और नीम के पड़े हुए, नीम सरस पड़ा हुआ कोई भी बाज़ार में जो साबुन आते हैं उनका बरसात भर जरूर इस्तेमाल करें। नीम से बनी हुई चीज़ें हैं, या मैंने हमारा जो घृतकुमारी है, एलोवेरा है, इसकी बनी हुई प्रिपरेशन अगर आप लेते हैं तो भी गाजर घास उसमें हो गया, कुछ महक के लिए इसमें आप कुछ ये मिंट है, पुदीना पत्तियाँ भी डालते हैं, इस टाइप के इंग्रेडिएंट का बना हुआ सोप है, उसको आप बहुत सुरक्षित रूप से इस सीज़न में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी त्वचा संबंधी विकार रहेंगे। और निश्चित सी बात है, त्वचा और त्वचा से जुड़े हुए स्कैल्प जिसमें कि बाल होते हैं, तो इनमें भी मॉइस्चर रह जाता है और उसमें खुजली वगैरह आती है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ भी हम खासतौर से या तो 1 हफ्ते पुराना जो दही होता है उसको मल के, यानी कि 1 हफ्ते पुराना खट्टी वाली छाछ जो मट्ठा है उससे हफ्ते में 1 बार निश्चित रूप से धोना चाहिए। विशेष रूप से हमारे जो माताएं बहनें हैं, इनके पास बाल ज़्यादा हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए, तो वहाँ तो न तो खुजली होगी न डेंड्रफ होगा, और स्किन जो हेयर है वो भी बड़ा स्मूथ और ग्लेजी हो जाएंगे। हेयर पे भी आऊँगी डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले क्योंकि जब हम बात त्वचा की कर रहे हैं, फोड़े फुंसी भी बहुत आम होते हैं इस मौसम में, और कहीं ना कहीं जैसे जब आप जैसे डॉक्टरों की सलाह ली जाए तो सब कहते हैं कि उन्हें सूखा रखें, उस जगह को साफ सुथरा रखें, लेकिन बारिश के मौसम में कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो किस तरह से ऐसी जो फोड़े फुंसी होते हैं शरीर में अलग अलग भागों में, तो किस तरह से उनका ख्याल रखें और क्या कुछ लगा सकते हैं हम उन पर? देखिए, जहाँ तक मॉइस्चर से हमें करना, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि वही है कि आप डस्टिंग के लिए कोई पाउडर लगा सकते हैं, कोई भी इसके होम्योपैथी में भी आते हैं, आयुर्वेद में भी आते हैं, और सिंपल सा भी कोई पाउडर है जो मैंने जो कूलिंग इफेक्ट देते हैं और उनको लगाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमने कोई भी गीली साइड, जो कि ग्रॉइन का रीज़न है, जहाँ पर कि पसीना ज़्यादा आता है और वो मॉइस्ट भी रहते हैं, तो वहाँ पर सरसों की एक फिल्म, सरसों के तेल की लेयर लगाते रहेंगे, तो वहाँ पर फिर फर्दर बाहर से कोई दिक्कत उस जगह पर नहीं होगी। वो ड्राई ना रखें, ऑयली रखें, ड्राई करके ऑयली। जैसे इवन फर्श है हमारा, तो यहाँ भी स्लिप होने खतरा रहता है, ड्राई मतलब गीला हो जाता है, तो हम लोग वाशरूम वगैरह में भी एक वो रखते हैं ना, मैट रखते हैं, दूसरा एक वाइपर रखते हैं, फिर कपड़े सुखा देते हैं, बिल्कुल सही है, न तो गीले खतरा रहता है न स्लिप होने खतरा रहता है। यही हाल शरीर का, स्पेशली उंगलियों के बीच की जो गैरीज है ना, यहाँ पर अगर पसीना आता है या पानी भीगी रहती, या कई बच्चे खेल खेल में स्कूल से छूटे, जूते चप्पल भीग नहीं जाए, उनको तो उठा कर जेब पकड़ लिया, पहले पॉकेट में लिया और पानी में से घूम कर निकलते हैं, तो उनकी फिर ये और घर पर आके ऐसे बताते नहीं खेल में लग गए कुछ और काम में, तो उनके उन उंगलियों के बीच में अक्सर फंगल इन्फेक्शन खतरा रहता है। तो वहाँ पर नित्य प्रति, हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा बताया गया है, नित्य पादाभ्यंग, कर्णाभ्यंग, नासा में तेल लगाना, नाभि में लगाना, तो इन सब से तेल का इतना बड़ा उपयोग है कि बहुत बड़े फेस पे भी लगाते हैं। तो तलवे में ऑयल वगैरह लगाने का यह है कि नींद अच्छी आती है और तलवे की त्वचा भी इंटैक्ट रखती है, और तलवे में तेल लगाने से बुद्धि भी बढ़ती है। बिल्कुल, बहुत सी ऐसी जो हम वर्षा के ऋतु के अनुसार तो करेंगे ही करेंगे, इन जनरल शरीर तो पूरा अपना ही है, तो उनके लिए देखभाल करने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल। और अब महिलाओं का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो बारिशों के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि जैसे ही बारिशें आती हैं बाल झड़ने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, और रूखा स्कैल्प भी बहुत रूखा हो जाता है। तो महिलाओं के लिए आप कुछ बताएं कि इस मौसम में जो हेयर फॉल है उसको कैसे रोका जाए? देखिए, वैसे अपने ग्रंथों में वर्षा का पहला जल निकल जाए उसके बाद जल होता है बड़ा अच्छा पीने के लिए बताया गया, पोर्टेबल वाटर कहलाता है। लेकिन आज स्थिति जल की ख़राब हो चुकी है। हम जो नहाने के लिए बाश में जल लगाते हैं, पहले तो एक और चीज़ बताई गई है कि हमें शरीर जो है वो सिर के संग गर्म पानी का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
गर्म पानी के होने से ही हमारी जो हेयर रूट है वो कमज़ोर होती हैं। तो इसलिए, और सीजन में ये चीज़ आता है, वो आता है एसिडिक इफेक्ट है। तो हमारा जल जितना एल्कलाइन रहेगा, तो हमारी कोशिश करिए अगर संभव हो कि पीएच हम चेक करके लें। तो एसिडिक अगर जल किसी भी कारण से होता है तो वो निश्चित रूप से हेयर पर भी प्रभाव डालता है, हेयर रूट पर भी प्रभाव डालता है। तो इसके लिए हमने एक चीज़ तो बताई कि दही खट्टा न होकर छारी हो जाए, माने उसकी हमने एक पेस्ट बना के उसको आप अच्छे से बाल महिलाएं जो मल सकते हैं, फिर नीम के पत्ते के लोशन से, मतलब जो हमने डिकॉक्शन बनाया क्वाथ, उससे धोएं तो अच्छा मिलेगा। बाकी तो ब्राह्मी है हमारे यहाँ, शिकाकाई है और आंवला है, ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो निश्चित रूप से बालों के केश संबंधी न केवल बीमारियों को दूर करती हैं बल्कि वो अवस्था आनी नहीं देती। लेकिन ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि वर्षा के ऋतु में बाल गिरते ही हैं, लेकिन उनकी अच्छी रिकवरी हो जाती है सीजन बदलते के साथ ही। फिर भी हम ये कहेंगे पानी से भिगे न रखें और बालों के प्रति लापरवाह न करें, क्योंकि ये मान के चलते हैं आज नहीं अनादिकाल से हमारे सिर के बाल व्यक्ति की सुंदरता होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मेल फीमेल सभी के लिए बाल अच्छे लगते हैं। और आज की तारीख में कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, कोई बिग लगाते हैं, उसकी कहीं ना कहीं नौबत ना आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इस सीज़न में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, हमारी इम्यूनिटी जो है, वो भी कहीं ना कहीं लो हो जाती है। तो आप सुझाव दें अपना कि क्या कुछ खाएं, क्या कुछ ना खाएं, ताकि जो ये सीज़न है इसको हम उत्साह से कहीं ना कहीं इंजॉय कर सकें और ना कि इस सीज़न में बीमार पड़े रहें। तो आप चलते चलते हमारे जो दर्शक हैं तमाम, उनको एक अच्छा सा सुझाव दें कि इस सीज़न में किस तरह से अपने आप को चुस्त और दुरुस्त रखें। बिल्कुल सही कहा आप, क्योंकि जब बारिश अंदर होती रहती है तो बाहर निकलने का मन नहीं करता, और वो आलस ऐसा होता है कि दिन का टाइम हो ना हो हमें सोना है। तो कुछ ये हैं जो हमें सामान्य रूप से हटाना है। एक तो इस समय मतलब तीव्र गति वाला व्यायाम नहीं करना है, इस समय दिन में नहीं सोना है, और हमको लघु सुपाच्य भोजन ग्रहण करने हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले होते हैं। दुष्पाच्य भोजन करेंगे तो पेट में पड़े रहेंगे, पचेंगे नहीं और हमारे लिए स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले हो जाएंगे। तो हल्का खाएं, टाइमली खाएं और टहल सकते हैं, थोड़ा टहलना, पैदल चलना, जिसको हमारे यहाँ शब्द चंक्रमण आया है, तो वो ठीक है, क्योंकि न तो हमें वातदोष की वृद्धि होने देनी है शरीर में और न पित्त और कफ को बढ़ने देना है। तो सामान्य रूप से हमारे पास अगर सूखा आंवला मिल जाता है, उसका आप जो फल मज्जा है वो ले सकते हैं। अश्वगंधा हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, नीम भी उतनी अच्छी चीज़ है, और घृतकुमारी जो एलोवेरा है, तो इनका किसी भी स्वरूप में उपयोग करते हैं तो ये लोग सभी स्वास्थ्यवर्धक हैं और इम्यूनाइजिंग फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं। टाइमली हमारा भोजन होना चाहिए, हमारा समय पर नींद आनी चाहिए, और साथ साथ हमें एक्टिव रखना है। जो आपने कहा ना कि जब प्रकृति एक्टिव है, वो बरस रही है, वो हमारे खेत लहला रहे हैं, अच्छे फूल आ रहे हैं, फल अच्छे आ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो बिना अपने को भिगोए हुए, बिना अपने को रोगग्रस्त होते हुए यदि हम समय को एंजॉय करना चाहते हैं, ऋतु को एंजॉय करना चाहते हैं, तो तय बात है हम ऋतु फल खाएं। और एक बहुत पुराना सा फार्मूला है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वाई टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ टू ईट, हाउ मच टू ईट। हमें ये अगर हमारे दिमाग में क्वेश्चन रख लें, कब खाएं, कितना खाएं, क्यों खाएं, कहाँ खाएं, तो हमारे लिए ये बढ़िया रहेगा। कोई मोमोज नहीं, कोई फास्ट फूड नहीं, कोई पिज़्ज़ा वगैरह नहीं, क्योंकि ये सब अल्टीमेटली इसमें इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट डाले जा रहे हैं जो अच्छे वाले शरीर के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अग्निहोत्री, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने वर्षा ऋतु संबंधी इतनी अहम जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी, बताया आपने क्या खाएं क्या ना खाएं, किस तरह से इस ऋतु में अपनी दिनचर्या व्यतीत करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं संजीवनी का आज का भाग आपको पसंद आया होगा, और जिस तरह से डॉक्टर अग्निहोत्री ने बताया कि इस मौसम में सब चीज़ों का लुत्फ़ उठाएं, हल्का खाएं, और जब आप बाहर जाएं, घर से बाहर जाएं, वापस घर आएं, अगर आप भीगे हुए हैं तो अपने आप को सुखाएं, और घरेलू नुस्खे जो उन्होंने बताए हैं, तमाम जानकारियाँ जो उन्होंने दी हैं, उनको अपनाएं, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इस मौसम का लुत्फ़ उठा पाएंगे और बीमार पड़ने से कोसों दूर रहेंगे। तो फिलहाल कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।